नमस्कार। जन टीवी के खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। नारी की जो स्थिति है वो प्राचीन काल से ही शक्ति स्वरूपा के रूप में उसे हमेशा से बताया जाता रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ, बदलते दौर के साथ साथ उसकी जो छवि बनी हुई थी, नाम तो वही रहा कि वो शक्ति स्वरूपा है, लेकिन उसकी छवि जो है वो बदलती रही। पहले बेहद सम्मान के साथ उसे हथेली पर रखा जाता था, बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला वो शक्ति स्वरूपा तो आज भी है वर्किंग वुमन के तौर पर, लेकिन उसके प्रति जो भावनाएं हैं, उसकी जो छवि है, वो लोगों के मन में काफी बदल चुकी है। और शायद यही कारण है कि कार्यालय स्थल पर जहां पर वो काम करती है या फिर घर से बाहर निकलने के बाद उस छवि के प्रभावित होने के कारण ही उसे कई बार कलुषित मानसिकता का शिकार होना पड़ता है, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। तो आज इसी विषय पर हम खास बातचीत करेंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे खास प्रोग्राम नारी। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर हम बातचीत करेंगे, हमारे तमाम मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। स्त्री प्राचीन काल से ही शक्ति स्वरूपा मानी गई, क्योंकि वो हर कार्य, समय, परिस्थिति में खुद को बेहतर तरीके से मैनेज करती रही। उस वक्त तक ये आसान भी था, क्योंकि स्त्री को सम्मानित दर्जा सिर्फ कहने के लिए नहीं दिया जाता था, बल्कि वो सम्मान ही उसे सशक्त बने रहने में सहायक साबित होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ नारी की भूमिकाएं तो बदली ही, उसकी छवि और उसके प्रति मन के भाव भी बदलते गए। अब वो घर की चार दीवारी से निकलकर वर्किंग वुमन हो गई है, जो समाज से लेकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने का मादा रखती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी कमी है उसके सम्मान की। अब नारी के प्रति सम्मान की जगह कलुषित भावनाओं ने जन्म ले लिया है, और इसका खामियाजा उसे कई बार कार्यस्थल पर शोषण का शिकार होकर भुगतना पड़ता है। ये बात जग जाहिर है कि महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण अब कोई नई बात नहीं रही। मीडिया या ग्लैमर इंडस्ट्री से लेकर प्राइवेट संस्थाओं या फिर सरकारी दफ्तरों में भी महिलाएं कामकाजी के रूप में सशक्त तो हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं। पिछले दिनों उठी मीटू की आवाज का गूंजना और उसके साथ ऐसे कई स्वरों का बुलंद हो जाना इसका जीता जागता उदाहरण है कि चाहे खुले तौर पर हो या दबे छिपे गलियारों में, कभी न कभी किसी स्थिति में महिलाएं शोषण का शिकार हुई है, लेकिन उनके गुनहगार आज भी स्वतंत्र हैं। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए 2013 में सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 नाम से कानून भी पारित किया गया, जो ऐसे कार्यालयों पर लागू होगा जहां 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं। ये कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। ये कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है और ये बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। इस कानून में ये जरूरी नहीं कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है वो वहां नौकरी करती हो। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय या दफ्तर हो सकता है, चाहे वो निजी संस्थान हो या सरकारी। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे यौन उत्पीड़न को अपराध मानने के बजाय नागरिक दोष मात्र माना जाता है। बहरहाल कानून तो बन गया, लेकिन इसका पालन या इसका असर अब तक प्रभावी तरीके से दिखाई नहीं दिया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या यौन शोषण के मामले आए दिन देखने में आते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कार्यस्थल, उससे बाहर या फिर घर में ही सही, महिलाओं की सुरक्षा को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे हम अपने तमाम मेहमानों के साथ। मेहमानों से आपका मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ भाजपा की तरफ से मौजूद हैं दीक्षा खंडेलवाल जी, बहुत स्वागत है दीक्षा जी आपका। इसके बाद रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार जीनत कैफे मौजूद हैं, आपका भी बेहद स्वागत है। समाजसेवी मीनाक्षी भी हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए जुड़ी हुई है, तो सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। और सबसे पहले चूंकि समाजसेवी मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और समाज से जुड़ा ही ये मामला है, तो उन्हीं के पास हम चलेंगे। मीनाक्षी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में?
महिला सशक्त तो है, वर्किंग वुमेन है और काफी उच्च पदों पर भी जाकर वो बैठी है, लेकिन उसके प्रति जो जो छवि एक पुराने वक्त से बनी आ रही थी सम्मान वाली, वो बाहर तो बनी दिखाई देती है, लेकिन उसकी सच्चाई उजागर करती है यौन उत्पीड़न की तमाम घटनाएं। क्या लगता है आपको? जीनत जी, आपके पास आना चाहूंगी। मेरा यही सवाल आपसे भी होगा कि बदलते वक्त के साथ साथ नारी को नाम तो वही दिए जाते हैं, लेकिन छवि बदल गई है, कहीं ना कहीं मन के भाव बदले हैं। यही कारण है कि सशक्त तो वो आज भी है वर्किंग वुमन के तौर पर, लेकिन किसी भी कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ ही जाते हैं। जी जी, आप सही कह रही हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है जीनत जी? सामने आ रहे हैं और नहीं, मुझे आपको पूरी आवाज आई नहीं और मैं क्वेश्चन भी सुन नहीं पाई हूँ। क्या आप अपने साथ प्रेडिक्ट करेंगे? बिल्कुल जीनत जी, मेरा यही सवाल है आपसे, हमारा जो विषय है आज का, कि नारी सशक्त तो आज भी है, आज भी वो वर्किंग वुमन है, उच्च पदों पर आसीन है, लेकिन उसकी जो छवि है वो पहले काफी सम्मानजनक हुआ करती थी और यही कारण है कि कोई कभी इस नजरिए से उन्हें देखता नहीं था। लेकिन आज उच्च पदों पर होने के बावजूद कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न का शिकार एक स्त्री होती ही है। तो बंद करने के ये चलती ना सही कौन। और जहाँ तक कार्यस्थल की बात है तो आए दिन हमें अपने जो सहयोगी हैं उनसे बड़ी गंदी गंदी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। हालांकि वो हमें नहीं कहते, लेकिन जब कोई किसी को माँ या बहन की गाली देता है तो वो गाली कानों में बिल्कुल पिघले हुए शीशे की तरह चुभती है। और मेरा मानना है कि चाहे आप गाली किसको भी दें, अगर औरत एक सामने बैठी है तो फिर वो उसी की बेइज्जती है। और पहले तो ये था कि भाई चलिए, अगर कोई यौन कार्यस्थल पर कोई इस तरह की गालियां बकता है तो उसके खिलाफ भी कोई वो होना चाहिए ना, कोई कार्रवाई होनी चाहिए या कोई फाइन होना चाहिए। मेरे ख्याल है जहाँ तक इसके खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए, ताकि इस रोज रोज की बेइज्जती से हमें निजात मिले। आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, इतनी मोटी गाली आपके कानों में पहुंच गई, आपका तो कोई कसूर नहीं है, क्यों सुन रही हैं आप? सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि घर से बाहर निकलकर तो महिलाएं काफी सारी चीजें सुनती ही हैं, लेकिन कार्यस्थल वो जगह होती है जहां एक महिला या कोई भी इंसान अपने पूरे दिन का सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। और वहां पर अगर किसी प्रकार की कलुषित मानसिकता की वो शिकार हो रही है या कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही है, तो वो मानसिक प्रेशर एक अलग होता है महिला के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं बदलती नजर नहीं आती। शायद एक दफ्तर को हम उठाकर देखें, वहां पर अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो किसी दूसरे दफ्तर में मिलेगी। कहीं ना कहीं एक आवाज उठती नजर आ जाती है कि हमारे साथ मेंटली हमें टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर कहीं किसी के द्वारा ऐसी हरकत की गई है जो बिल्कुल भी मान्य नहीं थी। जी जीना जी, आप सुन पा रही हैं मेरी बात? हाँ, अभी आई है आपकी आवाज, बाकी आवाज जा रही है बीच बीच में से। जी बिल्कुल, हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे जीनत जी कि ये तो बहुत ही आम बात होती है कि घर से जब बाहर एक स्त्री निकलती है तो कई तरह की चीजों का उसे सामना करना पड़ता है, लेकिन कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस वो जगह होती है जहां पर कोई भी लेडी हो या कोई पुरुष हो अपने पूरे दिन का सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है। लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं ऐसे स्थानों पर यौन उत्पीड़न या फिर मानसिक टॉर्चर की जब शिकार होती हैं तो ये जो चीजें हैं और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। जो मेंटल प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है कि काम तो वो नहीं छोड़ सकती हैं क्योंकि उच्च पदों पर भी आसीन है, और ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं उनके प्रति कलुषित मानसिकता रखते हैं। जी जी, सही कह रही हैं आप।
कंटिन्यू किया। जी, देखने में ये भी आता है कि जैसे हम कोई अपनी स्टोरी करने के लिए एक अच्छा सा मूड लेकर ऑफिस गए और शुरू में जाते ही पियन किसी से बात कर रहा है और फिर उसने कोई गंदी सी गाली दे दी तो दिमाग तो वहीं खराब हो जाता है। आप अभी सोच ही नहीं पाते कि आपको एक स्टोरी करनी थी, आप उसमें अपना ध्यान लगा पाते लेकिन नहीं लग पाता। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो अपने सीनियर्स हैं उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ये तो मैडम आम बोलचाल की भाषा है, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बिल्कुल, समाजसेवी मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं, वो अभी तक तो नहीं पहुंची है वो। चलो ठीक है, जीनत जी से हमारी बात हो रही थी और चूंकि जीनत जी पत्रकार हैं और मीडिया और ग्लैमर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है। अगर हमारे साथ वो चीज नहीं हुई है लेकिन हम साक्षी भाव से उन चीजों को देख पाते हैं जो समाज में घट रहा है। जीनत जी से हमारी बात हुई। इसके साथ ही रिटायर्ड आरएसपी हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। बिल्कुल योगेंद्र जी, बहुत ही कड़वा सच है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को कई बार यौन उत्पीड़न की घटनाओं से जूझना पड़ता है या फिर मेंटल टॉर्चर की स्थिति से गुजरना पड़ता है और न तो उससे मुंह मोड़ा जा सकता है और न ही उसे फेस किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी लेडी को किस तरीके से उसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कानून तो बने हैं लेकिन पूरे तरीके से अब तक पालन नहीं हो पाया है। देखिए, ये बहुत ही मानव स्वभाव से, हाँ मैं समझ सकता हूं, ये मानव स्वभाव से संबंधित मसला है। इसके अंदर स्त्री और पुरुष इन दोनों का आपस के अंदर एक साथ काम पे जाने की जो बात है, उसके अंदर ये परेशानी शुरू से ही नहीं, जो विकसित देश है वहां आज भी मौजूद है। मान लीजिए आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, पेरिस जाइए, वहां भी ये मौजूद है। और हमारे यहाँ तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना परिवर्तन आ गया कि जितना परिवर्तन विदेशों में भी नहीं आया है। कम से कम हमारे यहाँ जो लेडीज हैं वो सामने आकर के बात तो करती हैं इस बारे में। पहले तो यहाँ कोई बात ही नहीं करता था, हमारा जो समाज था वो घूंघट से चलता था। लेकिन आज हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, ये वर्किंग बन गई हैं, ये पुलिस में भी जा रही हैं, मिलिट्री में भी जा रही हैं, वर्कशॉप में भी काम करती हैं, इवन वो ट्रेन चलाती हैं, गाड़ियां चलाती हैं, टैक्सी चलाती हैं, अरे साहब हमाली का काम करती हैं, जो कंधे पे सामान उठाते हैं रेलवे में, उसका काम करती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। लेकिन जैसा मेरे कुलीग मैडम ने बताया है कि जब हम किसी वर्किंग स्थल पर जाएं और चपरासी या कोई अधिकारी या कोई साथी गाली देकर के बात करता है और वो अधिकारी ये कहता है कि साहब ये तो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, तो मैडम मेरा ये कहना है कि आपको उसके अंदर ऐतराज करना चाहिए और उसी बात के लिए अगर हम कड़े शब्दों का प्रयोग करें तो वो शायद उसको विपरीत ले और हमारी नौकरी पे आ जाए। तो उससे बेहतर ये है कि हम 2-3 महिलाओं को जो उस कार्यस्थल पर काम करती हैं उनको साथ लेकर के उनके ऊपर मेंटली ये दबाव प्रेषित करें कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को सिर्फ इतना सा कहना है कि कार्यस्थल के ऊपर इस तरह की बात शोभा नहीं देती। कानून में प्रावधान है कि अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके लिए इसका सब न्यायालय में पेश होता है। लेकिन प्रोसीजर इतना लंबा है कि वो महिला वो काम करेगी या अपने काम को करेगी। तो मैं बिल्कुल मैडम की बात से सहमत हूं कि ये चीज होती है। आप देखिए, आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, सड़क पे जाइए, आदमी एक दूसरे से गाली देकर के बात कर रहे हैं। और आप जाइए भरतपुर चले जाइए, आप अलवर चले जाइए, आप यूपी में उधर जो रिमोट एरिया है वहां चले जाइए, वहां तो घर के अंदर भी बातचीत ऐसी करते हैं। हमारे तो एक पुलिस वाला था जो घर के अंदर भी माँ बहन से संबंधित गालियां देकर के बात करते। मैंने कहा क्या हुआ, ये कैसे बकवास कर रहा है? तो बोलेगा हमारे तो गांव में इस तरह की बात होती है। मैंने कहा बड़ी ताज्जुब की बात है, तुम्हारे पिताजी के सामने इस तरह की बात कर रहे हो। तो ये चीजें जो है समाज से संबंधित है। समाज में इन चीजों में धीरे धीरे सुधार आएगा। अब जैसे वो जो अधिकारी था, वो अधिकारी गांव से निकल करके शहर में आया है, तो उसमें जाकर के अब परिवर्तन होगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके टीवी के माध्यम से लोगों को ये जानकारी प्राप्त होगी। बिल्कुल
योगेन जी, आपने एक चीज कही कि वक्त बदला है। पहले जो है वो आवाज भी नहीं उठाई जाती थी, लेकिन अब महिलाएं इतनी निर्भीक हो गई हैं कि इन चीजों के लिए आवाज उठाती हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि जब जब आवाज उठी है, जब जब आवाज उठती है, उसे इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसे पीड़िता करार दे दिया जाता है, और जिन पर आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं उनकी किसी भी रणनीति का शिकार उस महिला को होना पड़ता है। आपने इतने साल सेवाएं दी हैं, आपने क्या कुछ पाया कि इस तरह की बहुत सारी शिकायतें पहले भी आती रही हैं और अब भी जारी है, आगे भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इसकी जड़ में जाएं कि अगर हमें इन चीजों को खत्म करना है तो कहां से शुरुआत जरूरी है? देखिए, शुरुआत तो हो गई है, तभी तो हम आज टीवी चैनल के ऊपर बैठे हैं। शुरुआत तो बहुत लंबे समय से हो गई है, और मैं ये कह रहा हूं आपको कि इस तरह की चीजें जब हम पुलिस में थे वर्किंग में, तब भी हमने ये सामने देखी हैं। हम यहाँ ट्रैफिक विभाग में काम किया तो हमारे साथ में जो लेडी कर्मचारी हैं उन्होंने भी काम किया है, थानों में भी अब कर रही हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 1979 में पुलिस में सबसे पहले महिलाओं का पदार्पण हुआ। जब महिलाएं सबसे पहले पुलिस में आई तो मैंने उस चीज को भी देखा है कि वहां जो पुरुष थे वो काम तो कम करते थे और महिलाओं की तरफ ज्यादा देखते थे। तो ये स्थिति थी 79 तक, और अब जाकर के वो स्थिति खत्म हो गई है। तो ये खत्म हुई है समय और परिस्थितियों के साथ। और जहां तक लेडीज के लड़ने का सवाल है तो ये मॉरल तरीके से लड़ा जा सकता है। कानून के तरीके से तो लड़ ही सकते हैं, लेकिन कानून के तरीके से लड़ने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं तो महिला लड़ कैसे सकती है? तो कानूनी तरीके से इसको लड़ा जा सकता है, लेकिन सब एकत्र होकर लड़ेंगे। जो महिलाएं 2 या 4 काम करती है वो सामूहिक रूप से सामने आए और अपने अधिकारी या उस पुरुष के सामने बात रखें तो जरूर समाधान निकलेगा। बिल्कुल। योगेन जी, आपसे आखिरी मेरा एक सवाल ये होगा इस वक्त के लिए, इसके बाद मैं दीक्षा जी के पास जाना चाहूंगी। अभी जैसे कि आपने कहा कि पुलिस विभाग में भी इस तरह के मामले आपने देखे हैं, 79 की आप बात कर रहे हैं जब इस तरह का माहौल हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जब पुलिस विभाग में ही जो लेडी होती हैं उनके द्वारा शिकायत की जाती है अपने किसी ऑफिसर की, लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकाला गया है। तो ऐसी सेवाओं में जहां पर पुलिस ही रक्षक होती है और उसी विभाग में जब महिलाएं कहीं ना कहीं पीड़ित होती हैं तो उनके पास कोई और चारा बचता भी नहीं है। देखिए, आपको मैंने ये बताया कि ये चीज तो जब तक पुरुष और महिला साथ काम करेंगे ये 100% इसका निराकरण होना संभव नहीं है। कई जगह मीटू भी है तो कई जगह बीटू भी है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं आपको कि मीटू तो चलो उसमें यह रहता है कि महिला प्रताड़ित होती है, लेकिन कई जगह बीटू भी है जहां पुरुष भी प्रताड़ित होता है। तो ये चीज भी हमने सामने देखी है। लेकिन पुरुष अगर चीख पुकार करता है तो उसकी चीख पुकार सामने नहीं आती और उसको समझा नहीं जाता, क्योंकि कानून में भी ये लिखा हुआ है कि बहलाना और फुसलाना। तो बहलाता फुसलाता कौन है? पुरुष फुसलाता है, पुरुष ही बहलाता है। तब कानून में भी यही प्रावधान है, तो इसका तो अपन क्या कर सकते हैं? उसके लिए पुरुष के लिए, महिला के लिए लिखा हुआ नहीं है कि वो पुरुष को बहलाएगी या फुसलाएगी। आज तक ये चीज जो है कानून में आई नहीं है। यूं तो सामने देखने को खूब मिली है कि साहब वो उस लड़की ने उस लड़के का अपने साथ ले लिया, साथ चला गया, ये इस तरह की बात है। लेकिन कानूनी तौर पर भी और समाज के तौर पर भी महिला ही प्रताड़ित मानी जाती है और वही रहेगी। 99% जो मामले हैं वो महिलाओं से संबंधित हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को सामने आना पड़ेगा और अपनी भूमिका निर्वहन करनी पड़ेगी, तब जाके इसके अंदर कोई चेंज आएगा। उठाई जाए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी निराकरण मिलना बेहद मुश्किल है। दीक्षा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जब जब चुनाव आते हैं या नहीं भी होते हैं, तमाम पार्टियां होती हैं जो घोषणा करती हैं, अपनी तरफ से विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा जो मुद्दा होता है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, और अगर देखने मिलता भी है तो उस पर उतनी कार्रवाई कभी नहीं होती। ये तो बहुत ही बड़ा इशू है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को कई बार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और सिर्फ एक ऑफिस की नहीं, आप किसी भी ऑफिस को उठाकर देख लें, कहीं ना कहीं 1-2 मामले आपको मिल ही जाएंगे। बड़ी हैरत अंगेज बात है कि देश की आधी आबादी के लिए हमें अबला, हमें बेबस, इस तरीके की वोकैबुलरी है, इस तरीके की शब्दावली का हमें प्रयोग करना पड़ रहा है।
ये बड़ा दुखद है। और ये क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम इतिहास देखते हैं कि जो अभी जैसे कहा जा रहा है कि पहले महिलाएं घूंघट में होती थी, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था। आजकल उनके साथ तब भी घटनाएं होती थी, लेकिन आजकल का मॉडर्न जनरेशन है, गैजेट्स है, फोन्स है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से फटाफट उस खबर तक पहुंच पाते हो। पहले महिला के साथ घर में भी होता था, परिवार में भी उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होता था। बहुत हद तक महिला पहले भी थी, लेकिन अब जनरेशन जो बदल रही है कि अब उस जो घूंघट को धीरे धीरे जो चेहरा दिखने लगा है, तो जो पुरुष की मानसिकता जो पहले थी, जो चीज उसको इजी नहीं मिलती थी, अभी वो उसको इजी मिल रही है, तो वो उसको एज ए पीनट यूज करता है, मूंगफली का छिलका उतारा, खाया एंड थ्रो। तो जो रेप केसेस होते हैं या जो ऑफिस में या दफ्तरों में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है या किसी ना किसी तरीके से एग्रेशन होता है महिला के साथ में, वो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण है। दूसरी अगर हम बात करें हमारे इतिहास की, कि अगर हम देखें कि अगर कोई महिला शिद्दत से अपने काम को कर रही है तो वो जरूर इतिहास लिखती है, इसमें कोई अतिशोक्ति कोई दोहराई नहीं है। आज आप देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री महिला वसुंधरा राजे सिंधिया जी है, उन्होंने अब बहुत ही संघर्षशील अपना देखा। बेशक वो महारानी रही है, बेशक वो एक रॉयल फैमिली से आती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी उनको वही स्ट्रगल देखना पड़ा जो एक महिला को देखना पड़ता है। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वो क्षेत्र आज में महिलाओं के लिए महफूज नहीं माना जाता, कि राजनीति में महिला जो काम करती है उन्हें उससे नहीं देखा जाता। ये जनरेशन की ही बात है। पुराने जो जमाने थे, अगर उससे हम कंपैरिजन करेंगे तो महिला जब पहले राजनीति करती थी तो उसको एक अलग तरीके से करे, शी इज डूइंग पॉलिटिक्स एंड शी इज वर्कर ऑफ पार्टी, तो वहां एक उसका सिनेरियो अलग हो जाता था, माइंडसेट लोगों का अलग हो जाता था कि इजी टू अवेलेबल है, लाइक शी इज अ थिंग कि हम उसे यूज करेंगे। बट आजकल जो चीज है वो थोड़ी सी अलग होती जा रही है। अब अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए आप ये देखिए, महिला जो है वो महिला के साथ, क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप घर की बात करें तो अगर महिला का सम्मान करे, महिला के लिए बराबर रखे, महिला के लिए वही सोचे जो वो खुद के लिए एक्सपेक्ट करती है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत हद तक खत्म होगी। और आप मानिए इस चीज को, क्योंकि जब मैं फील्ड में रहती हूँ तो मैं ये चीजें देखती हूँ, बहुत हद तक मैंने ये चीजें फेस की है। पुरुष तो बहुत बात की बात है, अगर सब आधी आबादी, मैंने पहले एक शब्द यूज किया था, अगर देश की आधी आबादी एक हो जाए, आधी आबादी में यूनिटी आ जाए, एकता आ जाए, तो वो जो पुरुष की जो सोच है वो 2 सेकंड नहीं लगेगा उनको घुटने टेकने में, अगर महिला एक हो जाए। जब किसी महिला के सामने किसी महिला पे तंज कसा जाता है तो उस समय वो महिला हंसकर के उस बात को सुनती है। अगर आप मेरे लिए सुनते हो तो कल आपके लिए भी आपको सुनना पड़ेगा, और अगर आप कल किसी और महिला के लिए सुनोगे तो हर महिला के लिए आपको सुनना पड़ेगा। ये व्यवहार है, ये सामाजिक व्यवहार है, और ये हमारे, अगर हम स्पेशली राजस्थान की बात करें तो ये अमूमन देखने वाली चीज है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं राजनीति में अपना कोई काम से रिलेटेड कभी बैठती हूँ, क्योंकि मैं यूथ विंग भारतीय जनता पार्टी की के साथ काम कर रही हूँ, जहां पर महिलाएं नगण्य है, यानी कि वी आर ओनली 2 वीमेन इन आवर टीम, बाकी पूरे 50-60 लड़कों का टीम है, जो स्टेट टीम है, सिर्फ 2 हम उसमें महिला है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगी तो पुरुष हमें सम्मान नहीं देगा। इसलिए हम दोनों का जो व्यवहार है वो एक रिस्पेक्टेड होता है, कि सब लोगों को पता है कि जब ये दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रही है तो ना उनके बारे में। दीक्षा जी, अभी आपने एक यूनिटी की बात कही, यूनिटी को ही अगर हम लेकर चले, मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे, यही बात, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आप यूनिटी की बात कर रही हैं कि बहुत सारी अगर महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा चीजों को बदलने में। लेकिन इससे पहले ही हमने मी टू कैंपेन देखा था, काफी सारी महिलाएं थी जिन्होंने आवाज उठाई थी, एक साथ यूनिटी के साथ वो खड़ी हुई थी, लेकिन आज उसका कोई असर नजर नहीं आती। कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर ये चीज छाई रही, लेकिन आज हम वापस वो चीज देखते हैं कि जिन पर आरोप लगाए गए वो फिर से खुले घूमते नजर आते हैं। आज उठाई होती तो उस आवाज की खनक आज तक होती। कुछ चीजें टेम्पररी होती है, ये इंडिया का ट्रेंड है। आप भी देखिएगा 5-7 साल में कुछ एक नया जमूरा आता है, उसको बजाते हैं लोग, और जब बोर हो जाते हैं तो उसको रख देते हैं। वैसे ही ये मीटू कैंपेन था। जब मीटू कैंपेन आया तो लोगों को लगा कि ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ है, फलाना के साथ भी हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, लोगों ने बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर दी। लेकिन मैं फिर कहूंगी, अगर यहाँ महिला एक होती, इसकी एक आप अगर शुरुआत की बात करें कि अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करती हैं कि इस सब डिसीजन या इस सब बात का इस हम लोगों का क्या कंक्लूजन निकलता है, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑप्शन देती हूँ कि अगर किसी हर एक ऑफिस में किसी न किसी महिला को ये कदम उठाना पड़ेगा, 5 से 7 महिलाएं जो दबंग है, क्योंकि जब घर से आप बाहर निकल के काम कर रही हो तो आप और महिलाओं से तो भिन्न है,
आप में वो हिम्मत है कि आप अपना वाहन संचालन करके वहां तक अपने दफ्तर तक पहुंच रही हैं। आप में वो हिम्मत है कि आप पुरुषों के बीच में डीलिंग कर रही हैं। आप में वो हिम्मत है कि आप पुरुषों के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं और एक सशक्त संवाद आप लोगों का स्थापित करती है। उन महिलाओं को 5-7 महिलाओं को ऐसे ऑफिसेज में एज ए लीडरशिप में कहूंगी या अपना एक यूनियन बना करके चलना है। जब किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो वो पांचों की पांचों महिलाएं अगर किसी थाने में या किसी सीआई को फोन करेंगी, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ एसपी खुद उस दफ्तर में आएगा कार्रवाई करने, क्योंकि भारत का जो कानून है वो महिला के पूरे पक्ष में है। आप ये देखिए डोमेस्टिक वायलेंस या 498 के जो केसेस है उसमें बेगुनाह बहुत सारे पुरुष होते हैं। हमारे और आपके भाई भी उसमें ऐसे होते हैं जो इस तरीके की घटनाओं में झूठे ही फंस जाते हैं। तो कानून तो महिला के पक्ष में पहले ही है। अब आवाज उठाने की जरूरत है तो सिर्फ महिलाओं को है। अगर महिला यूनियन बन जाती है, महिला यूनिटी दिखाती है, महिलाएं एक हो जाती है, महिला सशक्त हो जाती है, तो वो सशक्त का यही उदाहरण होगा कि वो यूनियन बना करके अपने दफ्तर में किसी एक के साथ भी होता है तो वहां ग्रुपिज्म नहीं करेंगी, मैं इससे बात नहीं करती हूँ या मेरा इससे बैठा उठक नहीं है तो मैं इसके साथ होने दूं। वहां आपको अपनी जातिवाद सब चीजों को छोड़ के सिर्फ महिला को महिला ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। लेकिन होता क्या है कि यार वो किसी जो ऑफेंस था वो यादव था, मैं यादव हूँ या मैं XYZ किसी और कम्युनिटी से आती हूँ तो नहीं मैं उसका साथ नहीं दूंगी, मैं तो महिला का साथ नहीं दूंगी, महिला का साथ नहीं दूंगी, मैं उस पुरुष का साथ दूंगी। वहां जाके महिला की हिम्मत टूटती है और वहां जाके महिला कमजोर होती है। आप ये देखिए कि जब देश की आधी आबादी महिला है तो वो कमजोर क्यों? भारत की पहली IPS किरण बेदी, आप उन्हें देखिए लोगों की कितनी आइडल है, कितनी अपने आप में। सीधे हम लिए चलते हैं, योगेंद्र शर्मा जी न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन उन्हीं से लेना चाहूंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा कि यूनिटी बहुत आवश्यकता है। देखिए यूनिटी की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, सशक्त होना बहुत जरूरी है। आपने दो बातें बोली, यूनिटी और सशक्त होना। सशक्त होना रियली जरूरी है और होना भी चाहिए। महिला को अबला समझा जाता है। मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा यहाँ पे। कई बार चर्चाओं में आता है कि साहब ऑफिस में महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, उससे काम सफर करता है, ये करता है। जैसे अभी जोशी साहब कह रहे थे कि जब पुलिस में महिलाएं आई तो आधे से ज्यादा लोग उन्हीं को देखते रहे। लेकिन दो बातें देखिए यहाँ पे, मेरे साथ भी काम करती हैं, प्रीति भी आपके सामने बैठी हुई हैं, लड़कियां जहां काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं। मेरा दूसरा सोचना है ये कि वहां एक तो एटमॉस्फेयर जो डिसिप्लिन का होना चाहिए। बस ये बात है कि आपके सशक्त तरीके से अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आपको टोकना चाहिए कि ये हम भी बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक से बोलिए। इतना काफी होता है। अगर कहीं कोई बात होती है तो मेरा कहना है कि वहां टोका जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि सशक्त होना। यूनिटी की कोई बात नहीं है, यूनिटी को आवश्यकता नहीं। 2013 में जो कानून बना है वो संरक्षण देता है इसी बात को लेकर के कि अगर 10 से ज्यादा महिलाएं कहीं काम करती हैं तो उनके लिए आपको एक समिति बनानी होगी। वह समिति ही महिला सशक्तिकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसमें यूनिटी की आवश्यकता नहीं है कि कोई महिलाओं का यूनियन बने तभी महिला आगे बढ़ सकती है। मेरे ख्याल में दीक्षा जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महिला का सशक्त होना सबसे जरूरी है बजाय यूनिटी के। फिलहाल नारी में यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए वापस लौटेंगे और फिर इसी मुद्दे पर बात। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नारी में। और हम बात कर रहे थे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से, कहीं ना कहीं दबे छुपे गलियारों में या फिर सामने ही सही, लेकिन महिलाओं को ये सारी चीजें कई बार फेस करनी पड़ती है। एक बार फिर से जीनत जी के पास मैं जाना चाहूंगी, चूंकि जीनत जी एक पत्रकार है, मीडिया से जुड़ी हुई है और सिर्फ मीडिया ही नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर देखें तो ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जीनत जी, सफल महिलाएं एक तो जो होती हैं वो यौन उत्पीड़न की शिकार कई बार होती हैं, मेंटली टॉर्चर उन्हें किया जाता है क्योंकि उनका नाम कहीं ना कहीं बॉस से जोड़ा जाता है या फिर उनकी सफलता को इस तरीके से आंका जाता है कि इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं इसीलिए बहुत ज्यादा सफल होंगी। और दूसरी वो महिलाएं या युवतियां होती हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है लेकिन सक्सेस देने के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है। मेरे ख्याल से हर वक्त की महिलाएं इस उत्पीड़न का शिकार होती हैं। जैसे कि हम सभी कहा कि कोई अच्छा काम करती है, किसी की बैलेंस स्टोरेज छप गई तो वही कह दिया जाता है तो बॉस के नजदीक है, तो उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से कि जो लड़कियां हैं, तमाम किस्म की महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। जब ईव टीजिंग भी कह लें, हम अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकले, पास में एक स्कूटर वाला बराबर गालियां बकतावाज आपके साथ साथ चल रहा है, आप उससे रोक कर पूछेंगे भाई क्या है, और नहीं मैं तो टाइम पूछ रहा था। अब आसपास कोई है नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके
आप उसको थोड़ी ना गाली बकेंगे गाली के एवज में। और मुझे याद आ रहा है कि जब वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी यहाँ पर, तो हम लोगों ने उन्हें एक लेटर देकर एक यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक कमेटी बनवाई थी, जिसमें 6 से 10 लोग थे। लेकिन मतलब बड़ा दुर्भाग्य है कि उस कमेटी ने सिर्फ 1 साल ही अपना काम किया, और उसके बाद फिर उस कमेटी की सारी चीजें फाइलों में दब गईं। न किसी ने फिर आवाज उठाई, न कुछ कहा। और अब जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब जरूर वो एक इस तरह के यौन शोषण के खिलाफ एक कमेटी बनाएं कि कार्यस्थल पर महिलाएं बराबर दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं, उन्हें गालियां सुनना पड़ी हैं। उनके सामने अगर कोई ऐसी स्टोरी आती है तो सबसे पहले ये कह दिया जाता है कि अरे ये तो मैडम किसकी स्टोरी कर रहे हो, ये तो खुद ही बद किरदार थी। मतलब क्या है कि एक औरत के जो किरदार का जो एनालिसिस है ना, वो खबर से पहले ही कर दिया जाता है ऑफिसेज में। बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ज्यादा आम बात हो गई है। योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास जाना चाहूंगी। योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने करियर में देखा है और हम अपने आसपास भी ये चीजें देखते हैं कि इन दो तरह की जो महिलाएं होती हैं उनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है मेंटली ही सही, कि अगर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं बॉस से कनेक्शन या फिर गुड लिस्ट में शामिल है, और अगर वो बहुत ज्यादा सफल नहीं है तो सफलता का लालच देकर यौन उत्पीड़न होता है। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों को बना दिया जाता है नहीं कुछ भी। बहुत सारे लोग होते हैं कि जब घर से आए हैं, काम करना है, मुझे 9 घंटे ऑफिस में रुकना है, 8 घंटे रुकना है, 6 घंटे रुकना है। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल हंसमुख रह करके मैं जोली मूड में अपना काम करूं, काम भी सफर ना हो और मेरे किसी तरह का तनाव भी ना हो। ये फ्रीडम नहीं है उसके एक कैरियर का, मैं तो कहूंगा एक सफलता का मंत्र है। लेकिन लोग ये मान के चलते हैं कि कोई छूट है इनको, कि देखिए यार हम लोग तो इतने तनाव में हैं और वो आराम से मस्ती में है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, काम वो भी वही कर रहे हैं। तो यहां ये मान करके चलता है कि अच्छा इनका कुछ रिलेशन है, या मतलब जितनी जो सोच होती है ये एक फितरत बन गई है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने। दूसरी तरफ जो आपने एक सवाल खड़ा किया, इस तरह की बातें हैं और आती भी हैं। कई बार क्या होता है कि कोई इग्नोर कर, जैसे जीनत जी ने अभी कहा कि अब किस किस के मुंह कहां कहां लगा जाए, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं कि ठीक है इसने कहा, 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, हंस के टाल देती हैं। वो ये सोच के चलते हैं कि ठीक है अब ये तो मेरी रूट लाइन बन गई और मैं बिल्कुल अब किसी तरह से इसको यूज कर सकता हूं। वो गलतफहमी होती है। और मेरा ये कहना है कि देखिए कानून आपको संरक्षण दे रहा है, कहीं पे भी कोई भी बात अगर होती है तो वास्तव में उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि देश में मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी जब तक कानून असरदार नहीं होंगे। और इस मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले तो माहौल महिला को खुद को तैयार करना होगा। मैं तो गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि जो उनके साथ काम करते हैं उन लोगों को भी ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि घर की तरह काम हो सके, क्योंकि काम घर में हो चाहे बाहर हो, मानसिकता कहीं भी खराब हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वर्क प्लेसेस पे ही इस तरह की घटनाएं हो, घर में भी होती हैं। अभी एनसीआरबी के आप आंकड़े देखिए किस तरह की चौंकाने वाली बात है। रेप के छोड़े जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, जिसमें #मी वाली जो मीटू वाली जो बातें आती हैं, इसमें मैक्सिमम लोग परिचित हैं, मैक्सिमम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ये तो चलिए #मीटू वाली चीजें सामने आ गई, इससे कुछ लोग एक्सपोज भी हो गए कि चलो किस किस की क्या क्या फितरत है। अभी आपने एक सवाल भी खड़ा किया था कि कुछ लोग उस कैंपेन के चलने के साथ साथ तो पर्दे से साइड में हो गए, वापस से वो लोग आने लग गए। तो निश्चित रूप से उन पीड़िताओं के साथ में बड़ी, मुझे लगता है कि एक तरह से ये भी एक बदसलूकी है कि आप किसी को एक्सपोज किया आपने, उसकी जो फितरत है, उनकी जो आदतें हैं वो सबके सामने लेकर के आ रहे हैं और फिर आप उन्हीं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे लगता है समाज का नजरिया ये बदलना होगा और ऐसे लोगों को कानून से ज्यादा पनिशमेंट आप लोग दे सकते हैं, यानी कि समाज दे सकता है, हमारे संस्थान दे सकते हैं। आप उसको इग्नोर करके साइड में कर दीजिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिसका आपने संकेत दिया, अगर वास्तव में उन लोगों को आप साइडलाइन कर दीजिए, मुझे लगता है कि जो कभी कोई चर्चाओं में रहते हो और अचानक उसको आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आप वापस लेकर के आ रहे हैं तो आप उनका एक सम्मान कर रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है, बड़े बड़े धुरंधर हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके साथ में इस तरह की बातें भी हुई हैं। तो लबोलबाब यही है कि कहीं भी अगर कोई बात होती है तो वास्तव में उसका विरोध किया जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए उसके खिलाफ, अपने सीनियर को बोला जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो महिलाओं के पास में कानून का रास्ता है। मैं एक और मिनट लेना चाहूंगा प्रीति। देखिए ये सब चीजें हुई जब निर्भया केस 2012 16 दिसंबर को हुआ।
उसके बाद जैसे 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 चीजें सामने आने लगी तो फिर बातें आने लगी कि साहब महिलाएं केवल सड़क पे या बस की बात नहीं है, ये तो ऑफिसेज में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। फिर हमारा कानून सख्त बनना शुरू हुआ। और जैसे अभी दीक्षा ने कहा कि ये तो बात दीक्षा केवल एक राजनीति की नहीं है या मीडिया की नहीं है या फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, जैसे फराह खान ने कहा कि हाँ साहब ये तो यहाँ पे होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं नहीं होना चाहिए। ग्लैमर की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी को भी शिकार बनाएंगे। आपका मानसिकता, आपका नजरिया वैसा होना चाहिए कि घर में हमारे किस तरह की हम देख सकते हैं कि कोई अपने आप को ये साबित करके उस स्ट्रक्चर में रखना चाहिए कि मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी वाइफ हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि जब तक मानसिकता और नजरिया नहीं बदलेगा, जब तक ये सारी चीजें नहीं बदल सकती। और उसके लिए अभी समय है, 21वीं सदी में आ गए हम, साइंस का युग है, सारी बातें, लेकिन सोच जो अभी हमारी है उसमें बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और वक्त के साथ साथ महिलाओं को यूनिटी के तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सशक्त होना बहुत जरूरी है। यूनिटी की कोई बात नहीं होती, हमेशा सख्त और सशक्त होना बहुत जरूरी होता है। कोई अगर किसी तरह की बात करता है, इसका लगता है आपको कि हाँ ये मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है या मुझे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी खिलाफत करिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो वाकई में सशक्तिकरण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अपराधी के खिलाफ आवाज उठाई जाए, तब तक न्याय का मिलना बहुत मुश्किल है। योगेंद्र जोशी जी, रिटायर्ड आरपीएस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है, जब शारीरिक रूप से टॉर्चर होता है तो सबूत होता है किसी महिला के पास, लेकिन जब वो मानसिक टॉर्चर से गुजरती है तो कई बार उसके पास सबूत भी नहीं होता, और जो अपराधी होता है वो बहुत आसानी से बचकर निकलने की कोशिश भी करता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, या क्या हो सकता है? देखिए, मानसिक रूप से टॉर्चर करने का भी कानून बना हुआ है। चाहे घर में टॉर्चर करे, चाहे वो ऑफिस में टॉर्चर करे, कहीं भी टॉर्चर जो करता है जैसे मानसिक रूप से, तो उसके लिए कानून बना हुआ है और कानून का वो सहारा ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कानून का सहारा वो तब ले जहां उसको स्थायी रूप से आजीवन कहीं रहना है। जैसे घर में रहना है तो वो कानून कर ले, भाई मुझे तो आजीवन रहना है तो मैं अब कानून के अनुसार इसके खिलाफ कार्रवाई करती हूं। घर में जेठ है, घर में ससुर है, घर में सास है, कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन कार्यस्थल पर तो उसको साल भर रहना है, 2 साल रहना है, फिर उसको शिफ्ट हो जाना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर इस चीज से अमूलचूल परिवर्तन इसमें लाना है तो वो एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन से आएगा माने वो प्रारंभिक स्तर से, दूसरी, तीसरी, चौथी स्कूल से आएगा। मेरे को अभी एक स्कूल में बुलाया गया था, तो उसमें टीचर ने कहा कि आप तो हमें ये बताओ कि बैड टच और गुड टच के लिए हम बच्चों को कैसे सिखाएं। तो मैं ये बताऊं आपको कि मैं उस चीज को वहां कैसे बताऊं, क्योंकि वो बच्चे इतने छोटे हैं। लेकिन आप देखिए, बैड टच और गुड टच के बारे में वो टीचर चिंतित है कि इन बच्चों को अभी से एहसास है इस बात का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां एक छोटी सी स्कूल में इस चीज का एहसास है, जो पहले कभी नहीं था। पहले तो स्कूल के अंदर लड़कियां पढ़ने जा ही नहीं सकती थी लड़कों के साथ, बड़ा बुरा माना जाता था। फिर धीरे 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 करके अब चेंज आया है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जिस तरह से डिबेट यहां हो रही है, उसी तरह से डिबेट सब जगह होनी चाहिए। मान लीजिए कोई पत्रकारिता है तो पत्रकारिता के अंदर भी इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। पुलिस के अंदर भी, जैसे पुलिस लाइन हुआ, कंट्रोल रूम हुआ, तो उसमें भी डिबेट होनी चाहिए। सचिवालय है तो उसमें भी इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। ये जो डिबेटें हैं, ये एक ही जगह, ये टीवी के माध्यम से नहीं, ये जगह जगह इस तरह की डिबेटें प्रारंभ करनी चाहिए। और ये वही प्रारंभ कर सकता है जो सशक्त महिला होगी और जो सशक्त पुरुष होगा। दोनों मिलकर के जो इस चीज को सही मानते हैं वही इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं समझता हूं ये धीरे 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 करके जरूर होगा और अवश्य होगा। बिल्कुल, दीक्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और योगेंद्र जी ने एक बहुत ही अच्छी बात, एक और नया सवाल खड़ा किया है। हम बात कर रहे थे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की, लेकिन कार्यस्थल है वहां पर तो कई बार शिकायत की जा सकती है, सामना किया जा सकता है, लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन जब बात आती है घरेलू उत्पीड़न की, जैसे कि योगेंद्र जी बात कर रहे थे अभी कि कोई जेठ है, देवर है, या कई बार ससुर होते हैं, या कई बार जो महिलाएं होती हैं वो पिता से भी उत्पीड़न का शिकार होती हैं। ऐसे मामलों में किसी भी महिला या युवती के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जहां वो रह रही है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई या उन सभी परिस्थितियों को फेस करना। देखिए कि काफी सारे ऐसी घटनाएं मुझे पढ़ने में, देखने में या सुनने में आती है, जहां बच्ची को 5 साल से, 2 साल से
3 साल से 10 साल से उसके पिताजी या उसके दादाजी या उसके ही परिवार के कोई अपने व्यक्ति द्वारा बहुत समय तक शारीरिक शोषण किया जा रहा है, लेकिन उसकी माँ उस पे पर्दा डाल के ये कहती है कि तुम अगर ये बाहर बताओगी बेटा तो हम लोगों की जगह हसाई होगी या हमारे समाज का या हमारे परिवार का नाम खराब होगा। तो वहां ये चीज जो आती है वो वही बात को कनेक्ट करती है कि अगर महिला एक महिला होकर सोचेगी कि अगर आज मैं महिला और मेरी बच्ची के साथ ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो यूनिटी की बात मैं कर रही थी वो मैं किसी यूनियन बनाने की बात नहीं कर रही थी, वो मैं मेंटल यूनिटी की बात कर रही थी कि जब आप ये सोचेंगे कि रास्ते में जब किसी महिला के साथ बुरा हो रहा है तो आप वहां रुककर उसके लिए अगर खड़े होंगे तो जो 2 लड़के होंगे या 4 लड़के होंगे वो भागते आपको नजर आएंगे। वही चीज अगर हम घर की बात करें, अगर घर में सास का बहू से कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो बहू के साथ घर में कोई भी व्यक्ति बुरा करने की सोच ही नहीं सकता। अगर हम बहू की बात करें, अगर हम बेटियों की बात करें तो माँ का अगर फ्रेंडली बिहेवियर होगा या माँ ने इतना एजुकेट किया होगा अपनी बेटी को, और इसी समय के लिए एजुकेशन जरूरी आ जाती है कि जब घर में ही अपने बच्ची की इज्जत पे कोई आ जाती है आज, तो महिला इतनी सशक्त और इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि बाहर वो जाकर के जॉब करके अपनी बच्ची को भी पाल सके और घर में उस दरिंदे बाप को भी वो सजा दिला सके। वहां महिला की एजुकेशन मैटर करती है। तो ये जो चीजें समाज की एजुकेशन की बात जो है वो यहाँ ऐसे कनेक्ट होती है, यूनिटी की बात, मेंटल यूनिटी की बात यहाँ ऐसे कनेक्ट होती है। अभी जिस तरीके से सर ने बताया कि एजुकेशन, हम लोगों के सिविक के जो सब्जेक्ट जो टॉपिक होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसमें 2 या 3 चैप्टर्स और इंक्रीज करने चाहिए, जिसमें महिला का रिस्पेक्ट को कैसे कंटिन्यू करना है। एक जेंटलमैन जो टाई बेल्ट पहन के आता है ना कि जेंटलमैन है, वैसे ही एक महिला को किस नजर से उस जेंटलमैन को देखना है ये भी परिभाषित होना चाहिए। यहाँ ये चीजें ऐसी होंगी तो बदलाव नजर आएगा। और ये चीजें की कमी है भारत में, भारत की एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी है। भारत में अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, तो आपको वहां नजरों में गंदगी नजर नहीं आएगी। ये आप कभी देखिएगा, वहां कार्यस्थल में बहुत रेयर, अब जब इतनी पॉपुलेशन या इतने लोग होंगे तो क्राइम का भी रेशो बढ़ेगा या वहां वो चीज होगी। लेकिन जो हम आम जीवन देखते हैं वहां सब एक ही पायदान पे खड़े नजर आते हैं, एक ही पायदान पे वहां पुरुष होते हैं, एक ही पायदान पे वहां महिलाएं होती है, क्योंकि मेंटल वो उन लोगों का यूनिटी है, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी मेंटल एजुकेशन है। वो लोग बहुत लिटरेसी है उन लोगों के अंदर, इसलिए वो चीजें नजर नहीं आती है कि कोई आंखों में देख के आंख मार रहा है या बगल में खड़ी है तो गाली बक रहा है या वो कुछ गंदे अभद्र शब्द उनको कह रहा है, कोई गंदे तरीके से महिला को देख रहा है, महिला का दुपट्टा छीन रहा है, गाड़ी चला रही है अगर महिला 2 व्हीलर पे है तो उसके साथ छेड़छाड़ करता हुआ जा रहा है, कार में कोई महिला है तो दूसरा कोई इसके पीछे गाड़ी लगा रहा है, ये चीजें नजर नहीं आती है। ये चीजें कहीं ना कहीं समाज के अब बदलने का समय है कि हमें एजुकेशन में कुछ ना कुछ नया चैप्टर जोड़ना है, महिलाओं को महिलाओं के लिए खड़ा होना है, समाज को एक होना है। हमने ये तो सिखा दिया कि महिला बाहर जाके जॉब करे, बट हमने आज ये नहीं सिखाया कि महिला बाहर जाके जॉब तो कर रही है लेकिन अपनी अस्मत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, उस समय पर क्या करना है। वो एजुकेशन की आज कहीं ना कहीं प्रीति जी कमी नजर आ रही है। उस कमी को आज राजस्थान बहुत हद तक देख रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों ऐसे शहर हैं जहां पर ये रेशो महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों स्टेट हैं, इसमें राजस्थान को हम कैसे थोड़ा सा बदलाव ला सके, क्योंकि हम लोग बीइंग राजस्थानी, मैं यहाँ बैठी हूँ, बीइंग इंडियन भी बाद में हम बात करेंगे, लेकिन बीइंग राजस्थानी में बात करूं तो हमारे यहाँ आज भी लिटरेसी की कमी है। अगर महिला कोई जाती है तो महिला इसके लिए पहला तंज कसती है, देखो देखो कहाँ जा रही है। तो ये बदलाव आ जाएगा, उस दिन समाज बदल जाएगा जब महिला को समझेगी ना कि जैसे मैं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं 10 बजे जा रही हूँ तो कुछ गलत करके आ रही हूँ। जैसे पुरुष 2 बजे भी घर आता है तो कोई उसके चरित्र पे सवाल नहीं उठाता, वो सवाल उठाने वाले महिला होती है, घर में भी, कॉलोनीज में भी, समाज में भी। महिलाओं की मेंटल स्टेटस जो है वो बदलने की भी जरूरत है। मानसिकता की बात हुई कि मानसिकता बदलने की जरूरत है, ये तो बेसिक नीड है ही कि मानसिकता बदलने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। ये सारे तत्व हैं जो वाकई में होने चाहिए, जो असलियत में महिलाओं को सशक्त करते हैं आवाज उठाने के लिए। योगेश शर्मा जी, आपसे मैं इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि हम तमाम मुद्दों पर तो बात कर चुके, लेकिन जो नियम बने थे 2013 में, जो नियम बनाए गए थे, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि अगर 10 लोग भी हैं या फिर इससे ज्यादा है तो समिति बनाई जाए, लेकिन इसका पालन कितनी जगह होता है ये कहीं देखने में नहीं आता। कितनी जगह ऐसी समितियां बनी हैं, अभी तक इस तरीके के जो नियम है वो ठीक तरीके से उनका पालन हुआ ही नहीं है, तो उसका जो असर है वो कहां तक देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पे कानून बना दिए जाते हैं, 2 चीजें होती हैं इसे लागू करने के लिए। योगेंद्र जोशी साहब बहुत बेहतर से समझा सकते हैं इसे। एक तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए,
कानून बनाने के बाद इसका इंपैक्ट कितना आ रहा है वो सबसे बड़ी बात है कि इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कानून कहीं असर भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरी बात, हमारी सोच बदलनी चाहिए कानून के साथ में कि कानून बनाए। देखिए, कानून बनता है, कानून अगर कोई सख्ती के लिए बनता है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। आप सही हैं, कानून आपकी रक्षा के लिए बना है, आप गलत हैं तो आपके लिए, आपको भय दिखाने के लिए, आपके लिए दंड के लिए बना है। ये बहुत जरूरी है, कानून बनना भी चाहिए। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा, अभी दीक्षा जी से भी राजनीतिक दल से हमारे साथ यही जुड़ी हुई हैं कि गवर्नमेंट जब राजनीतिक दलों की बनती है तो वास्तव में जब प्रतिपक्ष में हम लोग रहते हैं उस वक्त जिन चीजों को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरनली जो सिस्टम होता है डायलॉग्स का, उसमें इन लोगों को पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए, मीडिया को मीडिया की जगह रखना चाहिए, ऑफिसर्स हैं उनको अपनी जगह रखना चाहिए कि वास्तव में जो कानून बना हुआ है उसको लेकर के हम कितने सजग हैं, वहां मॉनिटरिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वजह क्या है। महिला आयोग बना हुआ है, मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, तो कम से कम जाके देखना तो चाहिए कि वहां पे कितनी महिलाएं, बच्चियां काम कर रही हैं और वहां की पोजीशन क्या है। तो मेरे ख्याल है कि मॉनिटरिंग का आज अभाव है, यही बड़ी वजह है कि आज बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि वास्तव में ऐसी कोई समिति भी बननी होती है, उसके मोबाइल नंबर भी लिखने होते हैं। जैसे मुझे ध्यान है, एक दिन पहले ही जयपुर में जयपुर जिला कलेक्टर ने बैठक ली, उसके अंदर अधिकारियों को निर्देश दिए, कुछ एनजीओ से भी बात की है। ये तो साहब कानून 2013 का बना हुआ है, 6 साल बन चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं इसको। अब तो इस पे एक्शन प्लान होना चाहिए कि अगर किसी जगह पे इतनी महिलाएं काम कर रही हैं तो हो क्या रहा है, वहां पे कुछ समिति बनी कि नहीं बनी, उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं है तो 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह आप लोग जाते हैं, उसका एक मैसेज जाता है कि वास्तव में कभी भी कोई सडन इंस्पेक्शन भी कर सकता है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, और होंगी तो एक मैसेज जाता है उसका कि हाँ, करना ही पड़ेगा आपको, ये अगर नहीं करेंगे तो आप कहीं फंस जाएंगे कानून के झमेले में। तो मेरा मानना है कि दीक्षा जी, आप लोग एक सोशल सेक्टर में भी आप अपना कदम बढ़ाएं, केवल वोट पे ध्यान मत रखिए। वास्तव में जब निर्भया केस में 2012 में हम सब लोग कैंडल जला रहे थे, आप लोग उस वक्त प्रतिपक्ष में थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष में है। कोई इस बात का उदाहरण नहीं दे सकता कि कितने कलेक्टर, कितने एसडीएम, कितने वहां के सेक्रेटरीज या प्रभारी मंत्री, वहां का प्रधान, किसी ऑफिस में जाकर के किसी ने जांच की हो कि हाँ, आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। बच्चियों से ऐसे बात कर सकते हैं कि हम 2 मिनट इनके साथ में बात करना चाहते हैं, सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैसेज जाता है साहब इससे। आज व्यापारियों में कहा जाता है कि साहब नकली मावा पकड़ा गया, 4 जगह छापे डलते हैं तो 10 जगह उसका असर होता है। तो ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग भी जरूरी है और इस चीज को लेकर सजगता भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इस तरह का कोई नियम बना है और उस पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए। जीनत जी, आपका क्या कहना है? महिलाओं और बेटियों के लिए अगर कोई सोचने वाली, कोई स्कीम्स लाने वाली और बेटर स्कीम्स लाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। गांव में जब जाके शौच करती थी महिलाएं खुले में, वहां उनके साथ अनहोनी होती थी, वहां उनके साथ घटनाएं होती थी। यहाँ मेरे साथ जीनत जी बैठी है, आप पूछ सकती, पत्रकार ने लिखा होगा, इन्होंने कई बार छापा होगा और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो कई बार दिखाया होगा कि वो शौच करने के लिए 4 बजे कोई लड़की गई है, उसको उसी के गांव के 4 लड़कों ने पकड़ के वहीं बलात्कार कर लिया। लेकिन अभी तो हम बात ऑफिसर्स की कर रहे हैं जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, स्कूल्स में करवाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमारी जो संगठन है वो जगह जगह जाकर के एजुकेट करता है लोगों को, वहां जाके समझाता है कि ऐसी स्थिति में आपको कौन से थाने में आना है, कैसे आपको लोकल हम लोगों को हियरिंग वो होता है कि हम लोग लोकल हम लोगों की लीगल सेल बनी हुई है जो गाँव में बैठती है, ऑल्टरनेट बैठती है कि सैटरडे इस जगह बैठेंगी, इस जगह इस सैटरडे इस संभाग में बैठेंगी, इस जिले में बैठेंगी, ये संभाग मुख्यालय होगा, ये जिला मुख्यालय होगा। इस तरीके से हम लोग सबकी हियरिंग करके और उस हिसाब से हम लोग कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। योगेंद्र जी, ये डिफरेंसेस है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस और बीजेपी का इश्यू नहीं है साहब। आपको ये ध्यान है क्या, किसी दफ्तर में जाके कभी कोई महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग या कोई पार्टी के जो सरकार बंदी किसी का मिनिस्टर जाके किसी ने चेक किया हो कि हाँ, यहाँ हम देख करके आए? चेयरमैन सुमन शर्मा जी चला रही थी, तो अब तक का सबसे बेहतर महिला आयोग चलाया है। आप ममता जी से जाके पूछिएगा कि उनके बगल में ही अगर कोई पीड़िता होती थी, उनके पास आती थी, ममता जी मिलती नहीं थी। मैं कोटा से ही आती हूँ, मैंने उनका भी शासन देखा है, महिला आयोग का, सुमन दीदी का भी शासन देखा है मैंने। वो मेरी पार्टी की इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ये कह दिया कि एक महिला का जिस दिन सम्मान करेगी ये बदलाव नजर नहीं आएगा। जिस दिन महिला के लिए खड़ी होगी तो ये जो उत्पीड़ने होती है ये नजर नहीं आएंगी। सुमन शर्मा जी ने उसी तरीके से काम किया और पूरी तरीके से महिला आयोग पर पूरा समय दिया, न केवल राजनीतिकरण, पूरा परिवार की तरह। जब उन्होंने वहां फेरे कराए, शादी कराई, तो लोगों ने बड़ा सवाल उठाया कि आप यहाँ पर महिला आयोग में फेरे करवा रही हो, शादियां करवा रही हो, एक कुछ ऐसा केस हुआ था, उनको बड़ा खींचा उसमें
मीडिया ने कि आप क्यों कर रही हो, जो गलत था उसको सुधार के उन्होंने घर किसी का बताया। ये बदलाव है, ये महिला आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। रहता है, आप गलत कर रही हैं, भाजपा इस पे मीडिया क्यों सवाल उठाएगा? बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के घर बस रहा है, अगर टूटते घर को बचा रहे हैं, तो इससे तो कोई बेहतर बात ही नहीं हो सकती। दरकते रिश्तों को रोकना हम सबकी समाज में भूमिका होनी शादी के लिए बना है महिला आयोग। अब शहनाई बजेगी महिला आयोग में, क्या महिला आयोग शादी ब्याह के लिए है? ऐसा कुछ छापा था और काफी अच्छी सी न्यूज चली थी। एक बच्ची के बाल काट दिए थे, उसको दलित लड़के से प्रेम था या कुछ कास्टिज्म का इश्यू था, उसके बाल काट के बहुत गंदा उसके साथ व्यवहार किया, उसके कपड़े फाड़े गए। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो जगह, शायद अलवर साइड की किसी जगह की वो बच्ची थी। सुमन दीदी खुद जाकर उस बच्ची को लेकर के आई, उसका विवाह कराया, उसको परिधान दिलाया, उसको सब कुछ बेटी की तरह उसका शादी किया। हमारे यहाँ तो महिला आयोग ऐसे काम करती है परिवार समझ के। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भाजपा एंड कांग्रेस। और यहाँ पे राजनीति नहीं कर करके मैं फिर कहूंगी कि यहाँ अगर आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज यहाँ पर फिर सोच करके आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, तो उसका कंक्लूजन आप जनता को ये सुनाइए कि महिला का सम्मान करें, बाजार में महिला के लिए कभी कोई बात ना करे, परिवार में महिला के लिए कोई बात ना करे। कानून तो साथ था, है और रहेगा। आप ये देखिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं। आप कह रहे यूनियन बनी हुई है, तो यूनियन कहाँ है? सरकारी क्यों नहीं संभालती है? और बनी है तो मैं यूनियन की बात नहीं करी थी, मैं यूनिटी की बात करी थी, जिसको आप गलत ले गए कि एक यूनिटी अगर महिलाओं में होगी तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं होगी। महिला जब जब सशक्त हुई है, सावित्री का आप उदाहरण लीजिए, जब यमलोक से अपने पति को छुड़ा के ला सकती है, तो ये महिला बहुत सशक्त है। आप इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दीजिए, राजनीतिकरण नहीं करते। मैं सिर्फ उन महिलाओं का नाम बोलूंगी जिन्होंने इतिहास रचा है। दीक्षा जी, हम वही रूप देखना चाहते हैं महिलाओं का। सबसे अच्छी धावक किरण पीटी उषा जी की, बिल्कुल। हाँ, तो आपको वही मैं दिखाने के लिए बोल रही हूँ कि जब महिला का हाथ पकड़ती है ना, तो महिला और पावरफुल होती है। और बाजार में जिस वो शेरनी की तरह जब वो काम करेगी, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उसको छूने की भी। महिला अपने आप में दुर्गा भी है, महिला अपने आप में चामुंडा भी है। बातचीत कर रहे थे वो यूनियन को लेकर हम बात कर रहे थे कि जो 2013 में जो कानून बना था उसको लेकर समितियों की बात की गई थी, वो हर जगह देखने में नहीं आता। सवाल ये उठता था इसके लिए आखिर किस तरीके से जागरूक किया जाए महिलाओं को। तो जीनत जी से मैं वही बात करना चाह रही थी कि जीनत जी, किस तरीके से आपको क्या लगता है? हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे गुड टच और बैड टच, अभी जो योगेन जी बात कर रहे थे, इसके लेकर वर्कशॉप आयोजित की जाती है। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे होते हैं जिसमें जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और जागरूकता फैलाने के लिए कैंप होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन टॉपिक्स के लिए भी जब महिला अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है और वाकई में कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं उत्पीड़न की शिकार हो रही है, तो ऐसी जगहों पर किसी वर्कशॉप के जरिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है? महिलाएं तो जागरूक है, बात तो पुरुषों की होनी चाहिए कि पुरुषों को जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह जो जुर्म होते हैं इस तरह के वो पुरुष ही करते हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूं और बात मानसिकता की है, तो एक बार मैं बाजार जा रही थी कि एक लड़का मेरे पास में बिल्कुल कान के पास आया और उसने मुझे इतनी अश्लील गाली बकी कि मेरे अंदर तन बदन में आग लग गई। लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैं स्कूटर चला के उसके पास गई, उसका कॉलर पकड़ा और फिर चौराहे के पास उसे लाकर मैंने पुलिस से कहा कि इसने मुझे अश्लील गाली बकी है, मैंने तो उसका कुछ नहीं किया था। तो पुलिस ने कहा कि ये आपका मुजरिम है, आप जो चाहे इसका कीजिए। वो इतना लंबा चौड़ा, मेरे हाथ पैर इतने इतने से, मैंने अपना हेलमेट उतारा और मैंने उसकी जो पिटाई की है कि मेरा हेलमेट टूट गया। इत्तेफाक से हुआ ये कि बस में से मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे वो ये सब देख रहे थे और उन्होंने फौरन मेरे पति को फोन लगाया कि तेरी पत्नी चौराहे पे खड़े होकर एक पुरुष को मार रही है। तो मेरे पति का फोन आया कि क्या तुम पागल हो, क्या कर रही हो तुम? तो मैंने कहा क्या मैं चुपचाप सुन लूं ये सब कुछ? तो कहा कि तुम नजरें नीचे करके और चुपचाप चली जाती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये सब सहूंगी नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप कहें। बल्कि मैंने कहा कि आपका जो दोस्त है वो बुज़दिल है जो ये सब कुछ देख रहा है, उसे उतरकर हमारी मदद करनी चाहिए थी। तो मेरा कहना यह है कि अब जो वर्कशॉप और जो कुछ लगाई जाए ना, वो पुरुषों को सिखाया जाए कि महिलाएं इज्जत के काबिल है। और पहले तो सब कुछ याद होगा, पहले के जमाने में बहुत अच्छी बात याद आई आप ही की बात से। पहले के जमाने में जब माँ बाप होते थे अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग ऐसे करते थे कि बगल में रहने वाली जो लड़की है वो तेरी बहन है। बट आजकल तो रिश्ते बच्चों को ये सिखाए जाते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। परिवार का जो एक कहते हैं ना कि ढांचा था वो बदलता जा रहा है, परिवार का चेहरा बदलता जा रहा है।
अगर अपने बेटे को हर माँ ये समझाएगी कि जैसे तेरी बहन है वैसे तेरे लिए दूसरी लड़की बहन है, तो ये चीजें कम होगी। पुरुष की मानसिकता का बदलाव यहाँ पर इस तरीके से होगा, वहाँ पे वो एजुकेशन और माँ के संस्कार काम आएंगे। बिल्कुल, वाकई में शुरुआत से हम यही कहते आ रहे हैं कि समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे नारी का पहले बहुत ज्यादा सम्मानित रूप में उसे पूजा जाता था, लेकिन अब जो सम्मान है वो सिर्फ लिखित में रह गया है और नारी की जो स्थिति है, जो छवि है या उसके प्रति जो भाव है, उसमें काफी कुछ बदलाव आया है। तो यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है मानसिकता। और दूसरी बात इस यूनिटी की, जैसे कि अभी जीनत जी बात कर रही थी कि सिर्फ महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं दें, बल्कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति कोई महिला झेल रही है अपने कार्यस्थल पर, तो पुरुषों को भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए फिलहाल नारी कार्यक्रम में इतना ही। हमारे तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ बातचीत के लिए और स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही मुद्दे को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।